आज हम बात करने वाले हैं द चॉइस फैक्ट्री बाय रिचर्ड शॉर्टन बुक के बारे में। सुमन नाम का एक साधारण आदमी था। उसकी जिंदगी बस रोजमर्रा के कामों और अपनी छोटी सी नौकरी तक सिमटी हुई थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा से एक बेचैनी थी कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ ऐसा जो उसे एक अलग पहचान दिला सके। एक दिन ऑफिस के काम से उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसके लिए काफी चुनौतियां थीं। वो चाहता था कि ये काम सबसे अच्छा हो ताकि बॉस उस पर गर्व कर सके, पर परेशानी ये थी कि उसे पता ही नहीं था कि आखिर कैसे इस प्रोजेक्ट में सबसे अलग काम किया जाए। एक दिन ऑफिस के बाद सुमन अपनी यूजुअल रूटीन के हिसाब से बस घर जा रहा था और रास्ते में उसे एक पुरानी बुक शॉप दिखी। उसने सोचा, चलो देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग किताबें मिलती हैं। किताबें देखता देखता उसकी नजर एक किताब पर गई जिसका नाम था द चॉइस फैक्ट्री, 25 व्यवहारिक विचारधाराएं जो हमें क्या खरीदते हैं, रिचर्ड शॉर्टन द्वारा। उसे समझ नहीं आया कि किताब में क्या था, पर शायद उसका टाइटल सुनने में इतना अलग था कि उसने उसे उठा लिया। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और फिर उस किताब को क्यूरियोसिटी से पढ़ना शुरू किया। उसने जैसे ही पहले पन्ने को पलटा, एक फ्रेज लिखा था, कॉग्निटिव बायसेस इन्फ्लुएंस डिसीजंस। वो इस लाइन को पढ़कर थोड़ा रुक गया। उसने सोचा, ये कॉग्निटिव बायसेस आखिर होते क्या हैं? वो समझ नहीं पाया कि कैसे एक किताब उसे इतना आकर्षित कर सकती है, लेकिन शायद उसके दिल के किसी कोने में ये सवाल उठ रहा था कि शायद उसे इस किताब से कुछ नया सीखने को मिलेगा जो उसके प्रोजेक्ट में मदद कर सकता है। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे पता चला कि कॉग्निटिव बायसेस मतलब वो मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो हमें डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट्स हमेशा सही नहीं होते। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो लॉजिक के हिसाब से गलत हो सकते हैं। इस थॉट ने सुमन को झकझोर दिया। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसे ही गलत डिसीजंस लेता हूं? किताब के पहले चैप्टर में एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल था। कहानी थी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन की, जिसमें एक फेमस ब्रांड ने यह ऑब्जर्व किया कि लोग एक स्पेसिफिक कलर की पैकेजिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। ये प्रेफरेंस लॉजिक या क्वालिटी पर बेस्ड नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ उस कलर से सबकॉन्शियसली अट्रैक्टेड हो रहे थे। इस रियलाइजेशन ने सुमन के माइंड को और भी खोल दिया। वो सोचने लगा कि कैसे वो भी अपने प्रोजेक्ट में इस तरह के साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज कर सकता है। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे जगाए रखा। अब वो कॉग्निटिव बायसेस के बारे में और जानना चाहता था। उसने सोचा, क्या मैं भी अपने डेली लाइफ में ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स यूज करता हूं जिनसे मेरे डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं? उसे लगा जैसे उसके हर पास्ट डिसीजन का एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा था। वो सोचने लगा कि कैसे उसने कई बार इम्पल्सिव शॉपिंग की है और अननेसेसरी चीजें खरीद ली हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय उसे वो अट्रैक्टिव लगी थी। किताब में लिखे पॉइंट्स ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसकी बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिनमें वो अपने कॉग्निटिव बायसेस का शिकार हुआ है। उसे अचानक से अपने चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट याद आया, जब उसने सिर्फ पैकेजिंग देखकर एक चॉकलेट खरीदी थी, जबकि उसे वो फ्लेवर पसंद भी नहीं था। उस समय तो उसने इसे जस्ट एज अ चाइल्ड्स चॉइस मान लिया था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि वो भी उसी कॉग्निटिव बायस का शिकार हुआ था। उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि कैसे एक छोटी सी किताब ने उसकी सोच को हिला कर रख दिया। सुमन को अब लगने लगा कि अगर वो इन बायसेस को समझ ले तो शायद वो अपने डिसीजंस को बेटर बना सकता है। उसने खुद से वादा किया कि वो इस किताब को पूरा पढ़ेगा और जो कुछ भी सीख सकता है उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेगा। उसने खुद से कहा, अगर ये बायसेस मेरी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो मैं इन्हें पहचान कर अपने फायदे में कैसे यूज कर सकता हूं। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। उसे लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत वैल्यूएबल डिस्कवर किया हो। अगली सुबह उसने ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठने का फैसला किया और सोचा कि आज से वो अपने प्रोजेक्ट में इन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेगा। वो जानना चाहता था कि आखिर कैसे कॉग्निटिव बायसेस से लोगों के डिसीजंस इंपैक्ट होते हैं और कैसे वो अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने इस तरह प्रेजेंट कर सकता है कि वो उन्हें खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सुमन ने धीरे धीरे इस नॉलेज को अपने काम में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। उसने अपने टीम मेंबर्स से भी इस बारे में डिस्कस किया और सभी को ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे।
टीम में एक नए जोश का माहौल बन गया था और सब मिलकर कुछ नया और अलग करने की कोशिश में लग गए। सुमन अब पहले की तरह नहीं रहा। उसने हर चीज को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया था। जब वो बस या ट्रेन में होता तो वो लोगों को ऑब्जर्व करता, उनके बिहेवियर को एनालाइज करता कि वो कैसे डिसीजंस ले रहे हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हैं। वो सोचता था, किताबों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान की सोच बदल सकती है। मैंने तो बस एक किताब पढ़नी शुरू की थी और अब मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहा हूं। सुमन अब हर रोज थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। उसने किताब का पहला लेसन तो समझ लिया था, लेकिन उसके मन में और भी सवाल उठ रहे थे। उसे जानना था कि इसके आगे के चैप्टर्स में कौन कौन से बायसेस के बारे में बताया गया है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। सुमन ने द चॉइस फैक्ट्री पढ़ना जारी रखा। पहले लेसन से उसका नजरिया बदल चुका था और अब वो जानना चाहता था कि इस किताब में और कौन सी इनसाइट्स हैं। दूसरे चैप्टर में आते ही उसे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला, सोशल प्रूफ मैटर्स। इस लेसन में बताया गया था कि इंसान का बिहेवियर बहुत हद तक दूसरों पर निर्भर करता है। अगर लोग किसी चीज को अपनाते हैं या किसी काम को करते हैं तो बाकी लोग भी वही करना चाहते हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। सुमन को यह कॉन्सेप्ट शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन उसने जैसे जैसे पढ़ना जारी रखा चीजें क्लियर होने लगी। किताब में एक एग्जाम्पल था जहां एक ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा करने के बजाय लोगों की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और टेस्टिमोनियल्स को हाईलाइट किया। इस टेक्निक से उनकी सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि लोग दूसरों के एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। सुमन सोचने लगा कि कैसे हर जगह सोशल प्रूफ का असर दिखता है। उसने खुद की जिंदगी में भी कई ऐसे एक्सपीरियंसेस याद किए जब उसने सिर्फ इसलिए कोई डिसीजन लिया था क्योंकि वो डिसीजन दूसरे लोग भी ले रहे थे। उसे याद आया एक बार उसने एक रेस्टोरेंट में बिना ज्यादा सोचे समझे खाना ऑर्डर कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बहुत से लोग खाने के लिए खड़े थे। उसके दिमाग में धीरे धीरे ये बात क्लियर होने लगी कि कैसे इंसान कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली दूसरों को फॉलो करने लगता है। उसने सोचा कि अगर वो अपने करंट प्रोजेक्ट में सोशल प्रूफ का यूज कर सके तो शायद उसे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये समझने के लिए उसने एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना शुरू किया और अपने आसपास लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लगा। सुमन के ऑफिस में अक्सर टीम मीटिंग्स होती थी जहां वो अपने प्रोजेक्ट आइडियाज को प्रेजेंट करता था। अब जब उसे सोशल प्रूफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका था तो उसने इसे सटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। उसने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स डाले जो पिछले सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से जुड़े थे। उसने एक स्लाइड में दिखाया कि कैसे पहले के कस्टमर्स ने उनके प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट किया और ये उनके लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हुआ। उसकी टीम ने ये नोटिस किया और प्रेजेंटेशन के बाद काफी इम्प्रेस्ड भी हुई। कुछ टीम मेंबर्स ने तो उसे ओपनली कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे क्योंकि उसके आइडियाज पहले से वैलिडेटेड और ट्रस्टेड लग रहे थे। इस सोशल प्रूफ टेक्निक का असर देखने के बाद सुमन को जैसे एक नया वेपन मिल गया था। अब वो अपने प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट्स में इस कॉन्सेप्ट को और भी क्रिएटिवली इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सर्वे शुरू किया जिसमें उसने कुछ पुराने क्लाइंट्स के फीडबैक को हाईलाइट किया। ये देखकर कई लोग ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट के बारे में पॉजिटिवली सोचने लगे। सुमन का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। उसने महसूस किया कि सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट ने उसकी सोच को इतना चेंज कर दिया कि अब वो चीजों को नए नजरिए से देखने लगा था। उसने सोचा कि मार्केटिंग या कम्युनिकेशन में सोशल प्रूफ को सही तरह से यूज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक नहीं थी। उसे लगा जैसे वो खुद भी अपनी लाइफ में दूसरों के इम्पैक्ट को कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज कर सकता है। वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने लगा कि कैसे वो कई डिसीजंस सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वो ही कर रहे होते हैं। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड संजय को भी सोशल प्रूफ का कॉन्सेप्ट बताया। संजय ने थोड़ा हंसते हुए कहा, तो क्या तू भी इस किताब को पढ़ने के बाद अब साइकोलॉजिस्ट बनने की सोच रहा है? सुमन मुस्कुराया और बोला, नहीं यार,
पर यह नॉलेज मेरी अंडरस्टैंडिंग को डेफिनेटली इंप्रूव कर रही है। अब मैं दूसरों के डिसीजंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा, बल्कि समझूंगा कि आखिर क्यों मैं वो डिसीजंस ले रहा हूं। सुमन की ये सोच अब उसके पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होने लगी थी। उसने नोटिस किया कि कई बार वो सिर्फ इसलिए किसी चीज को खरीद लेता था क्योंकि वो ट्रेंड में थी, चाहे उसे उसकी जरूरत हो या नहीं। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में सोशल प्रूफ का कितना बड़ा रोल है। हर जगह लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो फैशन हो, गैजेट्स हो या फिर रेस्टोरेंट्स। कुछ दिनों बाद सुमन ने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल प्रमोशनल इवेंट प्लान किया। इस बार उसने कस्टमर्स के लिए एक फीडबैक सेक्शन क्रिएट किया जहां लोग अपने अनुभव शेयर कर सकें। उसने कुछ लॉयल कस्टमर्स को इनवाइट किया और उनसे उनकी स्टोरीज सुनी, जिन्हें उसने इवेंट में शेयर करने की अनुमति भी ली। जब लोगों ने देखा कि उनके जैसे अन्य लोग इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देना शुरू किया। धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट की रेपुटेशन बढ़ने लगी और कस्टमर्स का इंटरेस्ट भी। सुमन का कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसने सोशल प्रूफ के कॉन्सेप्ट को समझा और उसे अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया। वो जानता था कि यह सिर्फ एक टेक्निक है, लेकिन इसे सही तरीके से यूज करके वो अपने काम को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है। अब वो सोशल प्रूफ को अपने हर नए प्रोजेक्ट में क्रिएटिवली यूज करने की सोच रहा था। इस किताब ने सुमन को हर दिन एक नई चीज सिखाई थी। सोशल प्रूफ ने उसे यह सिखाया कि कैसे वो लोगों के बिहेवियर को समझकर अपने काम में इंप्रूवमेंट्स ला सकता है। उसने खुद से वादा किया कि वो किताब के बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ेगा और हर एक लेसन को अपने काम और लाइफ में अप्लाई करेगा। सुमन के लिए यह किताब अब सिर्फ एक रीडिंग मटेरियल नहीं रह गई थी, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जिसने उसकी सोच को बदल दिया था। अब उसे ईगरली अगले लेसन का इंतजार था ताकि वो और भी नए इंसाइट्स गेन कर सके और अपनी स्किल्स को शार्पन कर सके। सुमन अब द चॉइस फैक्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ने के लिए उतावला हो चुका था। हर नए लेसन के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जा रही थी और वो ईगरली जानना चाहता था कि इस बार उसे क्या सीखने को मिलेगा। जैसे ही उसने तीसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया, उसका सामना एक नए कॉन्सेप्ट से हुआ, पेमेंट मेथड्स अफेक्ट परसेप्शन। किताब में लिखा था कि पेन ऑफ पेमेंट बायस का कॉन्सेप्ट इंसानों पर बहुत गहरा असर डालता है। जब लोग कैश से पेमेंट करते हैं तो उन्हें अधिक साइकोलॉजिकल ब्यूरन महसूस होता है, जैसे कि वो अपनी मेहनत की कमाई को खो रहे हों। वहीं दूसरी तरफ कार्ड या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करते वक्त ये दर्द कंपैरेटिवली कम महसूस होता है। इस थॉट ने सुमन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सुमन ने खुद को इस कॉन्सेप्ट में डीपली इन्वॉल्व कर लिया। उसने सोचा कि कैसे उसने भी कई बार छोटी छोटी चीजें खरीदते वक्त कार्ड पेमेंट को प्रेफर किया है, चाहे वो उसके बजट में हो या नहीं। उसे महसूस हुआ कि जब भी वो कैश से कोई बड़ी चीज खरीदता है तो उसे कुछ गिल्ट महसूस होती है, वहीं कार्ड से पेमेंट करने पर ऐसा नहीं होता। एक दिन सुमन अपने दोस्त संजय के साथ मार्केट गया। वहां एक शॉप पर उसने देखा कि संजय ने अपने कपड़े कार्ड से खरीदे, जबकि उसके पास कैश भी था। सुमन ने उससे पूछा, भाई कैश होते हुए भी तूने कार्ड से पेमेंट क्यों किया? संजय ने हंसते हुए जवाब दिया, यार कैश देने में लगता है जैसे पैसे हाथ से निकल रहे हैं, कार्ड से देने में इतना बर्डन महसूस नहीं होता। संजय की बात सुनकर सुमन को किताब में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ में आ गया। उसने ऑब्जर्व किया कि वो और उसके दोस्त भी बहुत बार बिना सोचे समझे कार्ड पेमेंट्स को ही चुनते हैं, खासकर बड़ी रकम खर्च करते समय। ये रियलाइजेशन उसके लिए आई ओपनिंग थी। उसने सोचा कि अगर वो इस बायस को अपनी डेली लाइफ में समझकर मैनेज कर सके तो शायद अननेसेसरी खर्चे कम हो सकते हैं। सुमन ने अपने प्रोजेक्ट में इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसके प्रोजेक्ट में एक सब्सक्रिप्शन सर्विस का आइडिया था, जहां यूजर्स को मंथली पेमेंट्स करनी थी। उसने सोचा कि अगर वो इस सर्विस में सिर्फ कार्ड और डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज करेगा तो लोग अधिक कंफर्टेबल महसूस करेंगे और सर्विस कैंसिल करने के बारे में कम सोचेंगे। उसने एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें उसने अपने कुछ क्लाइंट्स से पूछा कि उन्हें कार्ड पेमेंट और कैश पेमेंट में कैसा फील होता है। उसके सभी पार्टिसिपेंट्स ने एडमिट किया कि कैश पेमेंट में उन्हें ज्यादा दर्द महसूस होता है।
इससे उसे और भी क्लैरिटी मिल गई कि वो अपने प्रोजेक्ट में किस तरह पेमेंट मेथड को स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकता है। सुमन अब हर रोज अपने खर्चों को भी ऑब्जर्व करने लगा था। उसने देखा कि छोटी छोटी चीजों के लिए जब वो कैश से पेमेंट करता था तो उसे हर 1 रुपए का एहसास होता था, लेकिन जब वही चीजें वो कार्ड से खरीदता था तो उसकी स्पेंडिंग बढ़ जाती थी। उसने सोचा कि शायद इस पेन ऑफ पेमेंट बायस को समझकर वो अपने पर्सनल खर्चों में भी बदलाव ला सकता है। अब उसने अपने मंथली बजट में बदलाव करना शुरू कर दिया और कोशिश की कि वो कुछ दिनों तक सिर्फ कैश से ही पेमेंट्स करे। इससे वो अपने खर्चों के प्रति और भी माइंडफुल बन गया। एक वीकेंड पर उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर प्लान किया। जब बिल आया तो सुमन ने नोटिस किया कि उसके दोस्त ऑटोमेटिकली कार्ड निकाल रहे थे, बिना ये सोचे कि बिल कितना आया है। सुमन ने उन्हें टोका, क्यों ना हम इस बार कैश पेमेंट करें। दोस्तों ने पहले तो हंसी हंसी में टाल दिया, लेकिन सुमन ने उन्हें समझाया कि कैसे कैश पेमेंट से उन्हें यह महसूस होगा कि वो सच में पैसे खर्च कर रहे हैं। सभी ने उसकी बात मान ली और कैश से पेमेंट की। इंटरेस्टिंगली सभी को लगा कि बिल ज्यादा था और उन्हें एक हल्की सी हेजिटेशन महसूस हुई। डिनर के बाद एक दोस्त ने कहा, यार कैश देने से तो सच में लगा कि हमने कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया। सुमन मुस्कुराया और फिर से इस कॉन्सेप्ट की ताकत को समझने लगा। उसे लगा कि अगर लोग इस छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक को समझ जाएं, तो वे अपने खर्चों पर बेटर कंट्रोल रख सकते हैं। अब सुमन का क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ चुका था। उसने सोचा कि बिजनेसेस इस बायस का यूज करके कस्टमर्स को स्पेंडिंग में एनकरेज कर सकते हैं, पर उसके लिए सही अप्रोच को समझना जरूरी था। उसने अपने प्रोजेक्ट में इस चीज का खास ध्यान रखा कि वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को सिर्फ कार्ड या डिजिटल पेमेंट्स के ऑप्शंस दे, ताकि वो कंफर्ट महसूस करें और सर्विस का हिस्सा बने। कुछ ही हफ्तों में सुमन के प्रोजेक्ट के इनिशियल रिजल्ट्स आने लगे और उसने पाया कि उसके क्लाइंट्स ने सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करने के बजाय रिन्यू करना शुरू कर दिया था। उसे समझ में आया कि इस पेमेंट स्ट्रैटेजी से ना सिर्फ कस्टमर्स कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बल्कि सर्विस प्रोवाइडर के रेवेन्यू मॉडल पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। सुमन का इंटरेस्ट अब बिहेवियरल साइकोलॉजी में और भी गहरा हो गया था। उसने सोचा कि वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में और भी जानना चाहता है और अपनी लाइफ में हर डिसीजन के पीछे के बायसेस को आइडेंटिफाई करना चाहता है। उसने ये भी डिसाइड किया कि वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को एक कोर स्ट्रैटेजी की तरह इंप्लीमेंट करेगा, ताकि उसका वर्क और भी इम्पैक्टफुल बन सके। पेमेंट मेथड्स अफेक्ट परसेप्शन ने न सिर्फ उसके प्रोजेक्ट में एक नई दिशा दी, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी स्पेंडिंग और सेविंग को लेकर एक न्यू अप्रोच को इंस्पायर किया। सुमन अब द चॉइस फैक्ट्री का अगला चैप्टर पढ़ने में जुट गया था। उसे हर नए लेसन में ऐसी इंसाइट्स मिल रही थी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग और डिसीजंस पर गहरा असर डाल रही थी। अगला लेसन था कॉन्टेक्स्ट ओवर पर्सनैलिटी, जो इंसान की टेंडेंसी को समझाने पर केंद्रित था कि लोग अक्सर किसी भी बिहेवियर को समझते समय व्यक्ति की पर्सनैलिटी को अधिक महत्व देते हैं और स्थिति या कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहा जाता है। सुमन को इस लेसन ने तुरंत सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद को कई बार दूसरों के बिहेवियर को उनके नेचर से जोड़ते हुए पाया था, लेकिन सिचुएशन को रेयरली कंसिडर किया था। इस रियलाइजेशन के साथ सुमन ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू किया। एक दिन सुमन का दोस्त अर्जुन अचानक से एक मीटिंग में काफी चिड़चिड़ा और गुस्से में दिखा। सुमन ने अर्जुन के इस बिहेवियर को देखकर सोचा कि शायद वो नेचुरली ही थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन अगले ही पल उसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की बात याद आई। उसने सोचा कि हो सकता है अर्जुन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो जो उसके इस बिहेवियर का कारण हो। उसने निर्णय लिया कि वो अर्जुन से सीधे पूछेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। मीटिंग के बाद सुमन ने अर्जुन को अकेले में बुलाया और पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? आज तुम कुछ परेशान लग रहे थे। अर्जुन ने कुछ हेजिटेशन के बाद बताया कि वो अपनी फैमिली से जुड़ी कुछ पर्सनल इश्यूज से गुजर रहा है, जिसके कारण वो डिस्टर्ब था। सुमन को अब समझ में आया कि उसका बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी की वजह से नहीं था, बल्कि वो कॉन्टेक्चुअली अफेक्टेड था। इस इंसिडेंट ने सुमन को एक महत्वपूर्ण लेसन सिखाया। लोगों के बिहेवियर को समझते वक्त कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सुमन ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचना शुरू किया।
उसने डिसाइड किया कि वो अपने प्रोजेक्ट में कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखते हुए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करेगा। उसने अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इस तरह से डिजाइन करने का सोचा कि वो सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर क्राफ्टेड हो, न कि सोलली पर्सनैलिटी के आधार पर। एक वीकेंड पर सुमन और उसके दोस्त किसी हिल स्टेशन घूमने गए। वहां उन्होंने एक दुकानदार को देखा जो वेदर और लोकेशन के हिसाब से गर्म कॉफी और स्नैक्स बेच रहा था। सुमन ने सोचा कि अगर यही दुकानदार गर्मी के मौसम में बीच के पास होता तो शायद उसका फोकस कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स पर होता। इस बात ने सुमन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे बिजनेसेस अक्सर लोकेशन और सिचुएशन को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। सुमन ने अपनी इस ऑब्जर्वेशन को अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने का सोचा। उसने एक ऐसा सर्वे तैयार किया जिसमें उसने अलग अलग कंज्यूमर से पूछा कि वो किन सिचुएशंस में किस प्रकार के प्रोडक्ट्स को परचेज करना पसंद करते हैं। उसके सर्वे के रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग थे। उसने पाया कि कंज्यूमर्स का परचेसिंग बिहेवियर उनके मूड, सिचुएशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता है। सुमन ने अपने प्रोजेक्ट में एक खास फीचर ऐड किया जिसमें यूजर्स के लोकेशन और टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे। उसने सोचा कि जैसे अगर कोई यूजर सुबह सुबह ऐप ओपन करता है तो उसे हेल्थी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, जबकि रात को कुछ लाइट स्नैक्स या रिलैक्सेशन प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए जाएंगे। उसने कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन मार्केटिंग का आइडिया अपने प्रोजेक्ट में डीपली इंटीग्रेट किया ताकि उसके यूजर्स को पर्सनलाइज्ड और रेलेवेंट एक्सपीरियंस मिले। अब सुमन खुद को भी ऑब्जर्व करने लगा कि कैसे वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरह से रिएक्ट करता है। एक दिन जब वो अपने छोटे भाई के साथ मूवी देखने गया तो उसने देखा कि उसके भाई ने उस मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पहले सुमन ने सोचा कि उसका भाई शायद फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन फिर उसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का कॉन्सेप्ट याद आया। उसने महसूस किया कि शायद मूवी उसकी एज और टेस्ट के हिसाब से नहीं थी। वापस घर आकर सुमन ने अपने भाई से कैजुअली पूछा कि उसे किस तरह की मूवीज पसंद है। भाई ने बताया कि उसे एक्शन और साइंस फिक्शन मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। सुमन को समझ में आ गया कि उसके भाई का इंटरेस्ट न होने का कारण पर्सनैलिटी नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट था। अगली बार जब उन्होंने मूवी प्लान की तो उन्होंने उसकी पसंद की मूवी चुनी और इस बार उसका भाई पूरा एंजॉय कर रहा था। सुमन ने यह भी सोचा कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंटरैक्ट करते समय भी कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखेगा ताकि वो उनके बिहेवियर को एक्यूरेटली समझ सके। उसे अब लगने लगा था कि कई बार हम सिर्फ पर्सनैलिटी पर फोकस करके गलत कंक्लूजन्स तक पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति की सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं। अपने प्रोजेक्ट में उसने एक और कदम उठाया। उसने एक AI आधारित सिफारिश प्रणाली बनाया जो यूजर्स की पास्ट प्रेफरेंसेस और करंट कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करके उन्हें बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूजर्स ने प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद किया और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ गया। सुमन ने अपने टीम मेंबर्स को भी इस लेसन के बारे में बताया और उन्हें एनकरेज किया कि वो अपने काम में कॉन्टेक्स्ट को भी साइडर करें। उसने सभी को सिखाया कि लोगों के साथ इंटरैक्ट करते वक्त उनकी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर न करें, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग ही बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे सकती है। कॉन्टेक्स्ट ओवर पर्सनैलिटी ने सुमन की सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वो हर इंटरैक्शन में सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देने लगा था। इस लेसन ने न सिर्फ उसके प्रोजेक्ट को एक नया डायमेंशन दिया बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़े बदलाव लाए। सुमन अब द चॉइस फैक्ट्री के अगले लेसन पर था जो उससे एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर सवाल करवा रहा था। इस लेसन का टाइटल था लॉन्ग टर्म ब्रांड हेल्थ वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन्स, जिसमें शॉर्टन ने बताया कि मार्केटर्स को अपने ब्रांड की लॉन्ग टर्म हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए और केवल इमीडिएट फाइनेंशियल गेन्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। सुमन ने सोचा कि इस लेसन का उसकी करंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर क्या असर होगा। अक्सर बिजनेसेस इमीडिएट प्रॉफिट को ही मेजर करते हैं और वही उनका प्राइमरी गोल बन जाता है, लेकिन शॉर्टन का कहना था कि जब ब्रांड्स अपनी स्ट्रैटेजीज में सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करते हैं तो वे कई एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस कर बैठते हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर ट्रस्ट को डैमेज कर सकते हैं।
एक दिन सुमन अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा था। उसकी कंपनी एक नया स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थी जो कुछ ही हफ्तों में मार्केट में आने वाला था। उसकी टीम में सभी एक्साइटेड थे और हर कोई यही सोच रहा था कि प्रोडक्ट लॉन्च के बाद कंपनी को कितने ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। सुमन ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा, क्या हम इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जो सिर्फ हमारे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट ही ना करे बल्कि उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ और सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान में रखे। टीम मेंबर्स ने कुछ देर सोचा और फिर उनमें से एक बोला, अगर हम कुछ ऐसे क्लेम्स कर लें जो साइंटिफिकली प्रूव किए गए ना हो लेकिन कैची और अट्रैक्टिव लगें तो सेल्स में जरूर बूस्ट आएगा। बाकी टीम मेंबर्स भी सहमत हो गए और एक ने सुझाव दिया कि हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर ऐसे स्लोगन्स यूज कर सकते हैं जो ज्यादा अपीलिंग लगें और कंज्यूमर्स को एकदम आकर्षित करें। सुमन ने महसूस किया कि उसकी टीम शॉर्ट टर्म गेन्स को लेकर बेहद फोकस्ड थी। वो तुरंत समझ गया कि शॉर्टन का लेसन कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ब्रांड अपनी इंटीग्रिटी को इग्नोर करके सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट को ही ध्यान में रखे तो कंज्यूमर्स का ट्रस्ट धीरे धीरे ब्रांड से हट सकता है, जो अल्टीमेटली ब्रांड की हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा। मीटिंग के बाद सुमन ने अपनी टीम को वापस बुलाया और समझाया, हमारा प्राइमरी गोल सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। हमें अपने कंज्यूमर्स की नीड्स और वेलबीइंग का ध्यान रखना होगा। अगर हम उन्हें मिसलीड करेंगे तो आज भले ही प्रॉफिट हो लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। सुमन ने डिसाइड किया कि वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट ऐड करेगा। उसने अपनी टीम को सजेस्ट किया कि प्रोडक्ट के सभी इंग्रेडिएंट्स और उनके बेनिफिट्स को साइंटिफिकली वैलिडेटेड तरीके से शोकेस किया जाए ताकि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इस ट्रांसपेरेंसी से सुमन का विश्वास था कि कंज्यूमर्स को ब्रांड पर एक गहरा ट्रस्ट होगा जो लॉन्ग टर्म में ब्रांड लॉयल्टी को इंक्रीज करेगा। सुमन के इस डिसीजन का कंपनी में मिक्स्ड रिएक्शंस आया। कुछ लोगों ने कहा कि इस अप्रोच से उन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो मिलेगा लेकिन शॉर्ट टर्म में सेल्स कम हो सकती हैं। कुछ का मानना था कि आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑनेस्टी से काम लेना अनरियलिस्टिक है क्योंकि हर कंपनी अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करती है। लेकिन सुमन ने अपना डिसीजन नहीं बदला। उसने फर्म वॉइस में कहा, हम शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ा पीछे रह जाएं, लेकिन अगर हमारे कंज्यूमर्स को हमारी इंटेंशंस पर ट्रस्ट है तो लॉन्ग टर्म में हम उनसे लॉयल कस्टमर्स के रूप में जुड़ सकेंगे। कुछ ही हफ्तों बाद प्रोडक्ट लॉन्च का समय आ गया। सुमन ने अपनी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पूरा फोकस किया। उन्होंने ऐसे टेस्टिमोनियल्स और फीडबैक शो किए जो रियल यूजर्स के थे और हर फीडबैक का जवाब देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा कि कंज्यूमर्स को ऑनेस्टी का एहसास हो। लॉन्च के बाद प्रोडक्ट की सेल्स शुरुआत में बहुत तेजी से नहीं बढ़ी लेकिन धीरे धीरे ब्रांड का परसेप्शन बदलने लगा। कंज्यूमर्स अप्रिशिएट करने लगे कि ये ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी सच्चाई बताता है और उन्हें रिस्पेक्ट करता है। कुछ ही महीनों में ब्रांड की रेपुटेशन इतनी बढ़ गई कि कंज्यूमर्स ने प्रोडक्ट के बारे में वर्ड ऑफ माउथ से फैलाना शुरू कर दिया। एक दिन एक बड़े मैगजीन में ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर आर्टिकल आया जिसमें सुमन के एथिकल अप्रोच को सराहा गया था। आर्टिकल में लिखा था कि सुमन की ऑनेस्टी बेस्ड मार्केटिंग अप्रोच ने ब्रांड को एक अलग पहचान दी है और कंज्यूमर्स के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाया है जो सिर्फ ट्रांजैक्शंस पर नहीं बल्कि ट्रस्ट पर आधारित है। सुमन ने इस लेसन को पूरी तरह समझ लिया था। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ब्रांड की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करना आसान होता है, लेकिन अगर ब्रांड अपने कंज्यूमर्स की लॉन्ग टर्म वेलबीइंग का ध्यान रखता है तो उसका ग्रोथ सस्टेनेबल और ट्रस्टवर्दी बनता है। इस लेसन के बाद सुमन ने अपनी हर मार्केटिंग कैंपेन में इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने का सोच लिया था। उसने अपनी टीम से कहा कि आगे से हर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और वेलबीइंग को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे इसके लिए कुछ मेहनत और पेशेंस क्यों न लगानी हो। सुमन को अब मार्केटिंग के एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक नया नजरिया मिल गया था और उसने ठान लिया था कि चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करे, वो हमेशा ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का पालन करेगा ताकि ब्रांड और कंज्यूमर्स के बीच एक लॉयल
और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन बना रहे। जैसे जैसे ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती गई, कंपनी ने भी देखा कि सेल्स में तेजी आ रही है और कंज्यूमर रिटेंशन रेट भी पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। कंज्यूमर्स अब ब्रांड के लॉयल हो गए थे और हर नए प्रोडक्ट का ईगरली वेट करते थे। रावी की स्ट्रैटेजी ने प्रूव कर दिया कि अगर ब्रांड लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करे और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखे तो वो जेन्युइनली एक रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड ब्रांड बन सकता है। इस लेसन ने सुमन को एक नई क्लैरिटी और कन्विक्शन दी थी और उसने डिसाइड किया कि वो आगे भी इसी एथिकल अप्रोच के साथ ब्रांड की स्ट्रैटेजीज डिजाइन करेगा। सुमन की यात्रा में वह बदल चुका था। द चॉइस फैक्ट्री के हर लेसन ने उसे मार्केटिंग को एथिकल और थॉटफुल तरीके से देखने का नया नजरिया दिया। अब तक उसने इस किताब के कई इंपैक्टफुल लेसन सीखे थे और हर लेसन ने उसके काम और सोचने के तरीके में बदलाव लाया था। चलिए एक बार उन सभी लेसन्स को समराइज करते हैं जिनसे सुमन ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से रीशेप कर दिया था। पहला लेसन था कॉग्निटिव बायसेस इन्फ्लुएंस डिसीजंस, जिसमें सुमन ने जाना कि लोग डिसीजंस लेते समय अक्सर कॉग्निटिव बायसेस का सहारा लेते हैं। लोग तर्क संगत होकर नहीं बल्कि अपने मन के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसने सुमन को सिखाया कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में उसे इन बायसेस का ध्यान रखना चाहिए और उपभोक्ताओं के प्रति एम्पैथी रखनी चाहिए। सुमन को यह भी समझ आया कि केवल प्रोडक्ट बेचना ही नहीं बल्कि सही तरीके से उसे पेश करना भी जरूरी है। दूसरे लेसन में उसने सोशल प्रूफ की ताकत को समझा। उसे एहसास हुआ कि लोग वही करते हैं जो उन्हें आसपास के लोग करते हुए दिखते हैं। इसने सुमन को कस्टमर टेस्टिमोनियल्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट के महत्व को समझाया। जब लोगों को लगा कि कई अन्य लोग भी इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं तो उनकी परचेसिंग डिसीजंस पर इसका असर पड़ा। सुमन ने इस लेसन को अपनाते हुए अपने कैंपेन्स में सोशल प्रूफ का भरपूर उपयोग किया। तीसरे लेसन में उसने जाना पेमेंट मेथड्स अफेक्ट परसेप्शन, जो उसे यह सिखाता है कि कैसे पेमेंट के तरीके कस्टमर परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। कैश पेमेंट के मुकाबले डिजिटल पेमेंट से लोग कम साइकोलॉजिकल बर्डन महसूस करते हैं। सुमन ने अपनी कैंपेन्स में कैशलेस मेथड्स को प्रमोट किया, जिससे कंज्यूमर्स को स्पेंडिंग कम पेनफुल लगे और वे प्रोडक्ट खरीदने में अधिक कंफर्टेबल महसूस करें। चौथा लेसन था कॉन्टेक्स्ट ओवर पर्सनैलिटी, जिसमें सुमन ने जाना कि हम अक्सर सिचुएशनल फैक्टर्स को नजरअंदाज कर देते हैं और डिसीजंस को लोगों की पर्सनैलिटी से जोड़ते हैं, पर असल में कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन का बड़ा असर होता है। इस लेसन ने सुमन को मार्केटिंग में कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर कैंपेन्स बनाने की सीख दी। उसने जाना कि सही समय, जगह और परिस्थिति में सही मार्केटिंग मैसेज भेजने से ही उपभोक्ता से सही कनेक्ट किया जा सकता है। अंतिम लेसन ने सुमन को एक गहरी एथिकल पर्सपेक्टिव दी, लॉन्ग टर्म ब्रांड हेल्थ वी शॉर्ट टर्म गेन्स। इस लेसन ने उसे सिखाया कि ब्रांड की लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट के लिए अगर ब्रांड एथिक्स और ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज करे तो लॉन्ग टर्म में ब्रांड को ही नुकसान हो सकता है। रावी ने इस लेसन को अपने ब्रांड के लिए मिशन स्टेटमेंट की तरह अपनाया और हर डिसीजन में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को जगह दी। उसने सीखा कि लॉयल कस्टमर्स केवल उन ब्रांड से जुड़ते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है और जो उनकी वेल बीइंग का ध्यान रखते हैं। अब सुमन के लिए मार्केटिंग केवल एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं रह गई थी, यह अब उसकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। उसने अपनी पूरी टीम को इन लेसन्स के आधार पर गाइड किया और ब्रांड को केवल प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि रिस्पेक्टेड बनाने के लिए काम करना शुरू किया। सुमन के कैंपेन्स अब उपभोक्ताओं के जीवन में वैल्यू ऐड करने लगे और ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ने लगी। सुमन की जर्नी ने यह साबित कर दिया कि एथिकल और थॉटफुल मार्केटिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। उसने अपने ब्रांड को सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने वाले से एक भरोसेमंद कंपेनियन में बदल दिया। कंज्यूमर्स अब केवल एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं बल्कि ब्रांड के वैल्यूज से जुड़ने के लिए आते थे। यही सुमन का सबसे बड़ा लेसन था। एक सच्चा मार्केटर वही है जो न केवल सेल्स के बारे में बल्कि कंज्यूमर्स की वेल बीइंग के बारे में भी सोचता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।